चीफ गेस्ट और जिन सारे साथियों ने मेरे से पूर्व अपनी बात रखी, उन सभी साथियों का और आप इस भवन में उपस्थित इतनी भारी संख्या में आए हुए सारे मूल्यवान साथियों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी सारी टीम का बहुत ज़्यादा अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि बहुत कम समय में इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन या इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज कार्यक्रम किया। इसलिए बामसेट के टीम के जो सारे कमेटी के मेंबर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथियों, आज जिस विषय वस्तु को जानने समझने के लिए साथियों ये कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज किया है, उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने बहुत जोशपूर्ण तरीके से और गंभीर मुद्दों के ऊपर बात रखी है। साथियों, ये कार्यक्रम जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हैं, इसके पीछे भी एक उद्देश्य है। आने वाले 26 तारीख को, आज 23 तारीख थे और 3 दिन के बाद 26 जुलाई है। अब सभी साथियों को जानकारी होगी कि 26 जुलाई 1902 को, यानी आज से 122 साल पहले महाराष्ट्र कोल्हापुर में छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा गुलाम भारत में पहला आरक्षण लागू किया गया था और 50% आरक्षण उन्होंने गुलाम भारत में इस देश के बहुजन समाज के लोगों को दिया। ये वर्ष जो है साथियों हमारे लिए बहुत ज्यादा ऐतिहासिक वर्ष है। ये वर्ष है साथियों छत्रपति शाहू महाराज जिनका जन्म 26 जून 1874 में हुआ था। ये वर्ष शाहू महाराज का 150वां जयंती वर्ष है। तो हमने ये निर्णय किया कि बामसेट के माध्यम से शाहू महाराज का जन्मदिन पूरे देश भर में साल भर मनाया जाए, क्योंकि आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं कि सारे आरक्षण के बदौलत नौकरी लेकर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने लायक बने। तो आरक्षण के इतिहास में छत्रपति शाहू महाराज का नाम और उनका योगदान बहुत बड़ा है। इस आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी है, बहुत बड़ा योगदान है। इसी के आधार पर साथियों हमने निर्णय किया कि शाहू महाराज का जन्मदिन जो है ये पूरे साल भर पूरे देश भर में मनाया जाए। और इसी के तहत साथियों देश भर में ये सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। उसी कड़ी का आज का ये कार्यक्रम यहाँ मेदिनीपुर जिले का है। कल का सारे कार्यक्रम जो है ये मुर्शिदाबाद में है। फिर 25 तारीख का कार्यक्रम साथियों मालदा टाउन में और 26 तारीख का कार्यक्रम आसनसोल में। ये सारे कार्यक्रम साथियों बामसेट के माध्यम से बनाए गए हैं। तो बामसेट ये सारा कार्यक्रम क्यों कर रही है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो साथियों बामसेट समाज में निरंतर जागृति का अभियान चलाने वाला संगठन है। ये समाज में निरंतर प्रबोधन करने वाला संगठन है। तो हमें सबसे पहले इस बात को जानना समझना जरूरी है कि जागृति किसको कहे, प्रबोधन किसको कहे। हम ये कहते हैं कि हमें समाज को जागरूक करना है, मतलब क्या करना है? साथियों सोए हुए आदमी को जगाने के लिए विचार की जरूरत नहीं है। जो सोया हुआ आदमी है या सोया हुआ समाज है, इसे जागरूक करने के लिए विचारों की जरूरत नहीं। सोया हुआ आदमी है, उसे जगाने के लिए विचार की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल में घड़ी में अलार्म लगा दो, आपको 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, तो घड़ी 4 बजे आपको जगा देगी। सोए हुए आदमी को जगाने के लिए विचार की जरूरत नहीं होती। जो जागा हुआ आदमी है, सब कुछ जानता मगर फिर भी काम नहीं करता, ऐसे लोगों को जगाने के लिए विचार की जरूरत होती है। जागृति किस चीज की आवश्यकता है, किसको जागृति कहे? क्योंकि आज हम जिन लोगों के साथ चर्चा कर रहे, बात कर रहे, वो कोई अनपढ़ लोग तो है नहीं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको देश में क्या हो रहा, किस तरीके से देश के अंदर संविधान को जलाया जा रहा, संविधान के साथ धोखेबाजी हो रही है, खुलेआम अन्याय अत्याचार किया जा रहा, हमारे बहु बेटियों के
बलात्कार हो रहे, उनको बेआबरू किया जा रहा, एक कुर्सी को दिखाई नहीं दे रहा, ऐसी बात नहीं है। ये सब कुछ दिखाई देने के बाद भी वो अंधे बने हुए। हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसकी चीखें सुनाई दे रही है। वो सुनाई देने के बाद में भी वो गूंगे और बहरे बन चुके हैं। वो बोल सकते हैं, अन्याय के विरोध में आवाज उठा सकते हैं, मगर जवान होने के बाद में भी वो गूंगे बने हुए, अंधे गूंगे और बहरे बने हुए हैं। उस समाज को आपको जगाना है तो ये काम कोई साधारण काम नहीं। इसलिए जागृति का काम बहुत बड़ा काम। किसको जागृति कहा जाए? तो जागृति का पहला लक्षण है साथियों, दोस्त और दुश्मन की पहचान। क्या हमारे समाज को उसके असली दोस्त और दुश्मन की पहचान है? हम संघर्ष करना चाहते हैं, हम संगठन बनाना चाहते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, अच्छी बात है। मगर सवाल यह है कि किसने हमारा अधिकार छीना? हमें लड़ना है तो किसके लिए लड़ना है, किसके विरोध में लड़ना है, यही पता नहीं है। और हम लड़ना चाहते, कैसे लड़ेंगे? इसलिए जागृति का पहला सिद्धांत है दोस्त और दुश्मन की पहचान। क्या हमारे समाज को उसका वास्तविक दुश्मन पता है? और अगर आपको दुश्मन पता ही नहीं है तो आप लड़ेंगे किसके विरोध में? हम तो आपस में लड़ेंगे, जाति जाति के बीच में लड़ रहे, वर्ग के बीच में लड़ रहे, अपने ही भाई का खून बहाने का काम कर रहे। हमें पता ही नहीं कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। अब जागृति का संबंध शिक्षा से नहीं है। हम जो पढ़ रहे, हमारे पढ़ाई लिखाई में जागृति शामिल नहीं है। एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूं कि जागृति होती क्या। हमारी घरों की महिलाएं चावल चुनती है, तो चावल चुनने का मतलब क्या होता? चावल से कंकर निकालना। चावल चुनने का मतलब क्या होता? चावल से कंकर निकालना। अब सफेद चावल में जो काला कंकर है वो किसी को भी दिखाई देगा, इसको जागृति नहीं कहते। खुला हुआ दुश्मन सबको दिखाई देता है, हाथ में त्रिशूल लिया हुआ, भगवा गमछा डाला हुआ, एकदम से नारेबाजी करने वाला दिखाई देता है, मगर जो आस्तीन का सांप है वो दिखाई देना बहुत जरूरी है। इसलिए सफेद चावल में जो काला कंकर है उसको निकालना आसान बात। सफेद चावल में जो सफेद कंकर मिलाया जाता है, जो आपकी बोली बोलता है, आपके लिए बोलता है, आपके अधिकारों का संचालन करने का काम करता है, उसे पहचानना मतलब जागृति है। चलो और आसान उदाहरण देकर समझाता, आपके मेदिनीपुर जिले का उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको, और नजदीक वाला उदाहरण देकर। मान लो आपने किसी कुत्ते को पत्थर मारा, कुत्ते को आपने पत्थर मारा, कुत्ता किसको काटता? पत्थर को या पत्थर मारने वाले को? किसको काटना? मारने वाले को। कुत्ते ने किसको काटना चाहिए? पत्थर को। पत्थर को। लगा क्या है? पत्थर। मगर इस देश में कुत्ते भी सोचते, हमारे पढ़े लिखे लोग नहीं सोचते, जानवर सोचते। पहली बात कुत्ता दिमाग में सोचता है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन। कुत्ते ने फिजिक्स नहीं पढ़ा, न्यूटन को जानता भी नहीं, मगर कुत्ता फिजिक्स में मास्टर है। कुत्ता ये जानता है कि पत्थर की अपनी कोई जान नहीं, वो अपने से अपनी जगह छोड़ नहीं सकता। ये फिजिक्स में न्यूटन ने हमको पढ़ाया, साइंस में तो हमें पढ़ते। फिर दूसरा विचार कुत्ता ये करता है कि चलो मान लो कि मैंने पत्थर को ही असली समस्या माना और पत्थर को ही काट लिया, तो क्या होगा? दो संभावनाएं, पत्थर छोटा है तो टुकड़े कर दूंगा, बड़ा पत्थर है तो कुत्ते के दांत गिर जाएंगे। फिर तीसरा विचार कुत्ता मन में ये करता है कि वो पत्थर मारते जाएंगे और मैं काटता जाऊंगा, वो पत्थर मारते जाएंगे, मैं काटता जाऊंगा, कितने दिन ये तमाशा चलेगा? वो पत्थर मारते जाएंगे और मैं काटता जाऊंगा, उससे कितने देर तक समस्या का समाधान होगा? इसलिए कुत्ता पत्थर को छोड़ता है और जिस हाथ ने पत्थर उठाया उसको जाकर काटता है। तो कुत्ते को अपना असली दुश्मन पता होता है, वो पत्थर लगा भी है फिर भी पत्थर के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करता, वो जिसने पत्थर उठाया उसको जाके काटता है, असली दुश्मन को पकड़ता है। तो होता क्या? जिस आदमी को कुत्ते ने काटा है वो मरने तक उसको सबक याद रहता,
दोबारा कुत्ते की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हमें समझ में नहीं आता कि हमारे असली दुश्मन कौन है, जातिवाद किसने पैदा किया, अत्याचार कौन कर रहा है, ये गैर बराबरी ऊंच नीचता किन्होंने पैदा की है। हम तो आपस में भिड़ने का काम करते हैं और आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ कर अपने आप को कमजोर करने का काम करते हैं। हमको ये जागृति समाज के अंदर पैदा करनी होगी और ये काम समाज के पढ़े लिखे लोगों